नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं 16 महाजनपद को क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मगध के उत्कर्ष। और मगध के उत्कर्ष में हम लोग देखेंगे कि 3 वंश का नाम आता है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। तो हम लोग मगध के राजवंश हैं उसको हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इस पर विचार करेंगे कि जो 16 महाजनपद में जो मगध महाजनपद था वो ही क्यों साम्राज्य बना, बाकी जो 15 महाजनपद थे वो साम्राज्य का रूप क्यों नहीं ले पाए, आखिर मगध ही साम्राज्य क्यों बन पाया। तो इसके क्या क्या कारण है, इसके किस तरह से यहाँ पे किस तरह से डेवलप हुआ, किन किन कारणों से ये यहाँ पे विकास हुआ, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे कि आखिर कारण इनके पीछे क्या रहा जिससे मगध एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य के रूप में उभर कर सामने आया। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि मगध की स्थिति कहाँ थी, यानी मगध की जो लोकेशन थी, लोकेशन पॉइंट कहाँ थी, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि उसकी भौगोलिक स्थिति क्या थी। और बाकी इसमें हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि इसमें इसके विकास के कितने पहलू थे जो इसमें मगध साम्राज्य को विकास करने में योगदान कराई। तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले मगध की लोकेशन पॉइंट है कहाँ, उसके हिसाब से हम लोग इसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं, मैप के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि मगध कहाँ पे स्थित है। तो मगध की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम इंडिया को हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये आपका इंडिया रहा, ये हमारा इंडिया रहा, और इसको हम देखेंगे कि इसमें मगध कहाँ हम लोग को यहाँ पे एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे चलिए, तो यहाँ पे इसको थोड़ा लाइटली कर दे। तो चलिए, ये हो गया आपका प्यारा सा इंडिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसमें कि मगध की स्थिति कहाँ थी। तो मगध की स्थिति की बात करें तो मगध का जो यहाँ पे बिहार वाला जो एरिया है वो हम देखेंगे। यहाँ पे इसको बोलते थे मगध। ठीक है, और मगध से पहले इसमें 3 महाजनपद हुआ करती थी, जो मगध, अंग और वजी हुआ करता था। तो वजी अंग का विलय हो गया तो ये पूरा मगध साम्राज्य हो गया। ठीक है, मगध साम्राज्य हो गया। तो मगध साम्राज्य जैसे महाजनपद से साम्राज्य होने को था, तो सबसे पहले जिस महाजनपद का विलय हुआ वो है मगध से पूर्वी क्षेत्र में आने वाले जो महाजनपद थे वो था अंग। ठीक है, यानी अंग को सबसे पहले वहाँ पे अपने में शामिल किया। तो बात की बात है, हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि मगध के साम्राज्य होने में इसके क्या क्या कारण थे, इसको हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मगध की स्थिति ये थी, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये मगध है, ये है मगध है। तो मगध के चारों ओर की बात हम लोग कर लेते हैं कि मगध के चारों ओर यहाँ पे क्या थी। तो इससे संबंधित हम लोग देखते हैं तो मगध में हम लोग देखते हैं तो ऊपर इधर से गंगा नदी है, गंडक नदी है, कोशी नदी है, इधर से चंपा नदी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक तरह से जल दुर्ग बन रहा है। ये है सोन नदी, ये है चंपा नदी। यही चंपा नदी है जो अंग महाजनपद को अलग करती थी मगध से, या यूँ कहिए कि मगध महाजनपद को अंग महाजनपद से मिलाती थी। यानी मगध और अंग के बीच में ये चंपा नदी हुआ करती थी। ठीक है, तो चंपा नदी पूरब में मान लीजिए, इधर सोन नदी, ये गंगा नदी और ये गंडक नदी। ठीक है, तो ये एक तरह से देखा जाए तो ओवरऑल यहाँ पे मगध में
पूरी तरह से एक जल दुर्ग बना था, जिससे बाहरी आक्रमण कोई इस तरह से ज़्यादा आसान बात नहीं था। यानी कोई भी राजा यदि चाहे कि बाहरी आक्रमण मतलब आक्रमण करके मगध पे हम विजय प्राप्त कर लें, तो इतनी आसान नहीं थी। क्यों? क्योंकि इधर से गंगा, गंडक, कोसी और चंपा नदी का एक जल दुर्ग के रूप में था, जो इतनी आसान नहीं थे। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं, इसके दक्षिण साइड में हम लोग देखते हैं तो यहाँ से विंध्य पर्वत है। ठीक है, ये विंध्य पर्वत है। तो विंध्य पर्वत पे अब ये दक्षिण साइड से कोई इस पे हमला नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि ये विंध्य पर्वत जो है वो सामरिक दृष्टि से क्या है, ये यहाँ पे कोई इस पे आक्रमण नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं सामरिक दृष्टि से भी यहाँ पे ये क्या था, मगध सुरक्षित था। यानी बाहरी आक्रमण से, एक जल दुर्ग से और ये पहाड़ यहाँ पे होने की वजह से ये बहुत ही सुरक्षित था। उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि आखिर जल से क्या क्या लाभ हुआ मगध को, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि जब भी नदी यहाँ पे है तो इसका मतलब कि नदी है तो पानी की यहाँ पर तो दिक्कत होगी नहीं। लोगों के पीने की जो पानी है वो तो इस पे दिक्कत होने नहीं लगी। इसका मतलब कि यहाँ पे मगध में पेयजल की कमी नहीं हुई, पेयजल की कमी नहीं हुई। उसके बाद से जब नदी चलती है तो अपने साथ बहुत से जो मिट्टी होती है वो अपने साथ बहा कर लाती है, जो उपजाऊ होती है, और वो उपजाऊ पूरी तरह से एक क्षेत्र में फैल जाती है, जिससे खेत भी उपजाऊ हो जाते हैं और उसमें हम लोग खेती करते हैं तो बहुत अच्छे से उसमें फसल उगते हैं। तो यानी एक तरह से हम लोग देखते हैं कि पेयजल की कमी को पूरा कर दिया, उपजाऊ क्षेत्र भी हो गए, और उपजाऊ क्षेत्र होने के वजह से इसमें क्या हुआ, फसल की उत्पादन में क्या हुआ, वृद्धि हुई, उत्पादन वृद्धि हुई। और उत्पादन जैसे जैसे वृद्धि हुई तो आप लोगों को याद होगा कि वैदिक संस्कृति में ही हम लोगों ने उसी के आसपास हम लोग देखे थे कि लोहे का हम लोग प्रयोग करना सीख चुके थे। तो उसमें लोहे के प्रयोग से ही हम लोगों ने क्या किया कि तरह तरह के हथियार बनाए, और इसमें मिट्टी को एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कृषि करने के लिए हम लोग खेतों की जुताई के लिए हम लोग लोहे का प्रयोग करने लग गए थे। तो उसमें उपजाऊ क्षेत्र में हम लोगों ने लोहे का प्रयोग किया और उसको जो मिट्टी थी उसको थोड़ा गड्ढा खोदने का काम किया, यानी थोड़ा गहरा खुदाई करने का काम किया, जिससे खेत बहुत ही उसमें मिट्टी जो थी वो बहुत ही मुलायम करने का उसका काम किया जाता था। तो इसका मतलब कि उस उत्पादन वृद्धि में उससे क्या हुआ, बहुत अच्छा फसल होने लग गया। तो जब उत्पादन वृद्धि होता है तो फसल बहुत ज़्यादा होता है तो हमारे पास स्टॉक में भी सामान फसल अनाज हो जाते हैं। तो इसका मतलब होता है कि उत्पादन वृद्धि हुआ तो उत्पादन अधिशेष होगा, उत्पादन अधिशेष होगा, और जब उत्पादन अधिशेष होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास क्या होगा कि ये यदि स्टॉक में हमारे सामने ये है, यदि स्टॉक में हमारे पास अनाज है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक तरह से संपत्ति हुई। तो जब संपत्ति होगी तो ये संपत्ति हमारी अर्थव्यवस्था में वृद्धि कराएगी, और जब ये अर्थव्यवस्था हमारी वृद्धि होगी तो हमारा सैनिक यानी मगध साम्राज्य की जो सैनिक थी वो क्या होगा, और ज़्यादा फलेगी फूलेगी। तो यानी यहाँ पे सैन्य संगठन भी मजबूत होगा, सैन्य संगठन भी मजबूत होगा। ठीक है, और जब सैन्य संगठन मजबूत होगा तो मगध अपने आप को साम्राज्य क्यों नहीं कहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नदियों से हमें मगध साम्राज्य को फलने फूलने में बहुत ही मदद मिली। एक तो पेयजल की उपलब्धता हो गई, उपजाऊ क्षेत्र हुआ जिससे उत्पादन वृद्धि हुआ, उत्पादन वृद्धि हुआ तो उत्पादन अधिशेष हुआ, उत्पादन अधिशेष हुआ तो संपत्ति हुई, और संपत्ति से अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। उसके बाद से सैन्य संगठन में मजबूती आई, और सैन्य संगठन में मजबूती आई तो हम लोग देखे हैं कि मगध क्या करता है कि अंग को, वजी को अपने मिलाता है, उसके बाद से कौशल को अपने मिलाता है, काशी को दहेज में ही ले लेता है, अवंती से दोस्ती कर लेता है, ये भी बाद में चल के मिल लेता है।
तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक तरह से इधर पंजाब वाले क्षेत्र से भी पूरा ये बिंबिसार पूरे वैवाहिक नीति से उसको अपने शांति स्थापित करने का काम करता है। तो इस तरह से हम लोग आगे देखते चलेंगे कि किस तरह से मगध अलग अलग महाजनपदों को अपने महाजनपद यानी मगध साम्राज्य जो है उसमें कैसे विलय करता है, वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे मगध साम्राज्य के उत्कर्ष होने में किन किन चीज़ों का योगदान बहुत ज़्यादा रहा। तो हम लोग देखते हैं कि जल की भूमिका क्या थी। तो जल की भूमिका तो ये था, ठीक है, जल की भूमिका, या एक तरह से कहिए कि नदी के जल का भूमिका या नदियों द्वारा जो योगदान था मगध को फलने फूलने में, वो चीज़। तो सबसे पहले हम लोग देख लिए कि नदी के जल की भूमिका, तो पेयजल के रूप में उपजाऊ क्षेत्र था और ये सारा चीज़ हम लोग देख लिया। उसके बाद ये तो आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि हुई। उसके बाद से हम लोग देखते हैं आर्थिक क्षेत्र में ये वृद्धि हुई। उसके बाद से हम लोग देखते हैं व्यापार क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र में भी वृद्धि हुई। कैसे हुई तो देखते हैं। तो व्यापार क्षेत्र में वृद्धि इस प्रकार हुई कि यदि कोई भी व्यवसाय किया जाता है तो सबसे पहले, मतलब आज की बात नहीं कर रहे हैं, आज तो बहुत सारे ट्रांसपोर्ट हो गए हैं, यातायात के साधन भी हो गए हैं, तो हम पहले की बात कर रहे हैं। तो पहले सबसे ज़्यादा जल मार्ग हुआ करता था, यानी जल मार्ग से ही बिजनेस हुआ करता था। तो ये नदियों के द्वारा ही, नदियों के सहारे व्यापार को किया जाता था। और यही वजह था कि बिंबिसार के जो पुत्र अजातशत्रु के पुत्र उदयन जो था, वो पाटलिपुत्रा अपनी राजधानी बना लिया व्यापार क्षेत्र को ही देखकर। क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का आने जाने के लिए बहुत ही अच्छा जलमार्ग था। तो इसलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि व्यापार क्षेत्र के लिए भी यहाँ पे वृद्धि बहुत अच्छा हुआ और इससे परिवहन और बिजनेस भी इसमें बहुत अच्छे से होता गया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जब बिजनेस होने लग गया तो बाज़ार का भी निर्माण हो गया। और जब बाज़ार का निर्माण हुआ तो वहाँ पे बहुत अच्छे से हम लोग देखे हैं कि जितने भी सामान थे उसकी आपूर्ति बहुत अच्छे से हुई। तो एक तरह से हम लोग देखते हैं कि ये मगध साम्राज्य धीरे धीरे अलग अलग नीतियों के तहत अपने साम्राज्य को विकसित करने में बहुत ही आगे आया और उसको आगे लेकर चला। तो उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि नदियों के द्वारा जो लाभ था वो था आर्थिक लाभ। आर्थिक लाभ में हम लोग देख लिए कि उपजाऊ भूमि से लेकर के कहाँ तक सैन्य संगठन किस तरह से मजबूत होती है, वो चीज़ हम लोग देख लिए। व्यापार क्षेत्र में वृद्धि किस तरह से हो रही है, ये भी हम लोग देख लिए। उसके बाद से दूसरी बात हम लोग करते हैं लोहे का बेहतर उपयोग। तो लोहे का बेहतर उपयोग में हम लोग देखेंगे सबसे पहले लोहे का उपयोग। अब यहाँ पे आप लोग उससे रिलेट कर सकते हैं कि जब यहाँ पे जल है, यानी नदियों का बहुत ज़्यादा यहाँ पे जमाव है, यानी यहाँ पे नदियों का बहुत चलन है यहाँ पे, तो इसका मतलब कि पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होगा इन क्षेत्रों में। तो इसका मतलब कि जहाँ पानी होगा वहाँ पे पेड़ पौधे तो उगेंगे ही। इसका मतलब मगध में जंगल भी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तो इसलिए हमने लोहा का प्रयोग बहुत पहले हम लोग सीख चुके थे। तो इसलिए लोहा के हथियारों से हम लोग इन जंगलों को बहुत अच्छे से कटाई किए और वहाँ के लकड़ियों का भी उपयोग हम लोगों ने किया। तो लकड़ी का कटाई करने के लिए हम लोगों ने लोहे का उपयोग किया बहुत अच्छे से। और उन लकड़ियों को ढोने के लिए सबसे ज़्यादा हम लोग हाथियों का प्रयोग किए। तो इसका मतलब कि मगध साम्राज्य में लोहे का प्रयोग बहुत बेहतर ढंग से हुआ, हाथियों का भी प्रयोग बहुत बेहतर ढंग से हुआ। हाथियों का प्रयोग किस क्षेत्र में हुआ, तो सामान ढोने के क्षेत्र में। उसके बाद से सैन्य युद्ध, मतलब जो युद्ध होते थे उसमें इसका उपयोग बहुत ज़्यादा हुआ है। तो लोहे का उपयोग हम लोग देख लिए। उसके बाद से हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख दें। चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मगध की बात करते हैं। तो मगध, इधर थी चंपा नदी। उसके बाद से इधर मान लीजिए कोसी नदी।
इधर मान लीजिए गंडक, इधर मान लीजिए गंगा, ये हो गया गंगा, ये हो गया गंडक। ठीक है, अब चलिए, यहाँ था विंध्य पर्वत, इसको विंध्याचल भी बोल सकते हैं, विंध्य पर्वत। ठीक है, ये विंध्य पर्वत है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग देखेंगे आगे कि सबसे पहले क्या था कि नदियों के द्वारा मगध साम्राज्य का उदय किस रूप में हुआ। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं दो रूप में, एक आर्थिक क्षेत्र में और दूसरा व्यापार क्षेत्र में। ठीक है, व्यापार क्षेत्र में। तो आर्थिक क्षेत्र में हम लोग तो पहले ही देख लिए कि यहाँ पे उत्पादन में वृद्धि हुआ, उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि हुआ। उसके बाद से उत्पादन में वृद्धि हुआ, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। पहले हमको मिला उपजाऊ क्षेत्र, उसमें हम लोग फसल लगाए तो उपजाऊ फसल मिल गया हमें। ठीक है, उसके बाद से हम लोग देखें यहाँ पे तो उपजाऊ फसल मिला, उत्पादन में वृद्धि हुआ, इसमें मतलब उत्पादन में वृद्धि मिला, उत्पादन में वृद्धि मिला तो अधिशेष, उत्पादन अधिशेष हुआ, स्टॉक हुआ। उसके बाद से यहाँ पे संपत्ति में वृद्धि हुई। जब संपत्ति में वृद्धि हुई तो हमारी अर्थव्यवस्था क्या हुआ, अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ा, अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि हुई। और जब अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई तो हमारी सैन्य संगठन भी क्या हुआ, सैन्य संगठन भी मजबूती हुई। ठीक है, और जब सैन्य संगठन मजबूत होगा तो मगध साम्राज्य तो कहलाएगा ही। तो एक तरह से ये आर्थिक हुआ। व्यापार क्षेत्र में क्या हुआ, व्यापार क्षेत्र में भी वृद्धि हुआ, यानी व्यापार यहाँ से बहुत अच्छे से चलने लगा। दूसरी बात क्या थी, तो दूसरी बात ये थी कि हाथियों का बेहतर ढंग से प्रयोग। ठीक है, उसके बाद से तो इसका कहाँ कहाँ प्रयोग हुआ, तो लकड़ी ढोने में, और दूसरी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सैन्य सहायक के रूप में। ठीक है, सैन्य सहायक के रूप में। दूसरा हम लोग देखते हैं लोहे का उपयोग, लोहे का बेहतर ढंग से उपयोग। इसमें क्या था, तो सबसे पहले तो जंगलों की सफाई हुआ, बहुत बढ़िया से। उसके बाद से रथ में जो लगते थे, रथ में जो पहिया लगता था जिसको धूरा हम लोग बोलते हैं, उसका प्रयोग होने लग गया। तो हम लोग देखेंगे रथों में इसका उपयोग होने लगा। उसके बाद से यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, जंगल की सफाई हो गया, रथ में। उसके बाद से जुताई के रूप में, खेतों की जुताई के रूप में। ठीक है, यहाँ पे जंगलों की जो सफाई होती थी, इससे जो लकड़ी प्राप्त होता था, तो हम लोग देखते हैं कि मौर्य काल में राजमहल की जो भवन होती थी, यानी कुम्हार वाले क्षेत्र में, पटना के कुम्हार वाले क्षेत्र में, तो वहाँ पे जो दार्शनिक हुआ करते थे, जो यहाँ पे इंडिया आए, जैसे मेगास्थनीज आया, फाहियान आया, तो इतने ढंग से, इतने प्रॉपर तरीके से, वेल प्लान के साथ बहुत अच्छे से बने हुए थे, तो फाहियान को बोलना पड़ा कि ये कोई मानवकृत नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है, ये क्या है, देवों के द्वारा बनाया गया है, यानी देवताओं के द्वारा बहुत ही रच रच के बनाया गया है। इस तरह से इसका एक उदाहरण जंगलों की सफाई का मतलब, इसका मतलब हो सकता है कि जंगल का सफाई हुआ होगा, हाथियों के द्वारा लकड़ी का प्रयोग किया गया होगा, और लकड़ियों से, उन्हीं सब लकड़ियों से मौर्य साम्राज्य में उन सब का प्रयोग किया गया होगा।
तो एक तरह से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कला के रूप में भी ये लोग बहुत अच्छे से विकसित थे, जिसमें हम लोग देख सकते हैं अलग अलग कला, पाल कला, पटना कलम, ठीक है, मौर्य कला, गुप्त कला, ये सारा चीज़ हम लोग देख सकते हैं। खैर वो अलग बात है। तो जंगलों की सफाई, रथों में प्रयोग, खेतों की जुताई के रूप में हमने लोहे का प्रयोग बेहतर ढंग से किया, हाथियों का बेहतर ढंग से प्रयोग किया। उसके बाद नदियों के द्वारा मगध साम्राज्य के उदय के रूप में हम लोग आर्थिक क्षेत्र के रूप में देखे, व्यापार क्षेत्र के रूप में देख लिए। उसके बाद से तीसरा ये था कि वैदिक संस्कृति के प्रभाव में हम लोग नहीं आए, यानी वैदिक संस्कृति के रूप में जो मगध साम्राज्य था वो नहीं आया, और नहीं आया तो उसे क्या मदद मिला उसको, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वैदिक संस्कृति के रूप में, वैदिक संस्कृति के प्रभाव से बाहर होना, या बोल सकते हैं कि वैदिक संस्कृति का प्रभाव ना होना। क्यों? क्योंकि वैदिक संस्कृति कहती थी कि जल एक तरह से हम लोगों को जल में यात्रा करना हम लोगों को पाप, मतलब हम लोग पाप मानते हैं। वैदिक संस्कृति मतलब आर्य लोग बोलते थे कि जल में हम लोगों को नहीं जाना है, क्यों? पाप होगा। दूसरी बात कि ये लोग पैसों, मतलब पैसा पे जो भी सूद वगैरह होता था, सूद वाला जो सिस्टम था, वो इसको नहीं मानते थे, ठीक है। तीसरी बात, पशु बल पे ये ज़्यादा लोग, मतलब वो लोग ज़्यादा जोर नहीं देते थे। उस टाइम पशु बल, मतलब जो बलि होती थी, उस टाइम वो लोग पशु बलि पर वो लोग विश्वास करते थे। लेकिन यदि अब सोचिए कि बिजनेस यहाँ पे मगध साम्राज्य में, तो बिजनेस आप लोग देखें ही बहुत अच्छे से व्यापार क्षेत्र, यानी इसका मतलब बिजनेस चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बिजनेस करेगा वो तो अपना इंटरेस्ट लेकर, तो अपना मुनाफा लेकर के, प्रॉफिट लेकर, तो कैसे भी अपना प्रॉफिट जोड़ेगा इंटरेस्ट लेकर। तो यहाँ से वैदिक संस्कृति का प्रभाव तो इन पे नहीं रहा, तो इसका मतलब कि इस चीज़ का लाभ मिल गया। दूसरी चीज़ कि पानी में यात्रा नहीं करना है, जल में यात्रा नहीं करना है, तो यदि जल में यात्रा ये लोग नहीं करते तो फिर कैसे अपने साम्राज्य को, यानी अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए बिजनेस जो भी होते थे जिससे उससे प्रॉफिट होता था, वो नहीं कर पाते। तो वैदिक संस्कृति का प्रभाव नहीं होने से हमें, यानी मगध साम्राज्य को क्या क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इनका मानना था कि जल यात्रा नहीं करना है, जल यात्रा नहीं करना है, पाप लगता है। उसके बाद से सूद ब्याज वाला काम नहीं करना है, से संबंधित लेन देन नहीं होने हैं, लेन देन नहीं करना। उसके बाद से पशु बलि पर ये लोग क्या करते थे? जोर देते थे, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग देखते हैं, यदि वैदिक संस्कृति का प्रभाव में यदि हम लोग रहते तो जल यात्रा नहीं करते, तो फिर हम लोग का बिजनेस नहीं हो पाता। तो यहाँ पे ठीक है, यानी इनके प्रभाव में नहीं हुआ, तो इसका मतलब मगध साम्राज्य बहुत आगे बढ़ा। सूद ब्याज से संबंधित लेन देन नहीं करना है, तो बिजनेस में तो सूद ब्याज तो चलता ही रहता है भाई।